स्वागत है गाइज। आज दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, सजीव जगत में विविधता। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं, ठीक है, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, उनके लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने भी कुछ भी अर्जित किया है वो दूसरों को दे देते हैं। महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, याद रखेंगे। कोई आगे पढ़ते हैं। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज का सुहावनी सुबह विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर, नेचर वॉक जिसे कहते हैं, को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा को आमंत्रित किया। ठीक, डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है और मणिराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक है। ठीक है, मणिराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल कर लेते हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है, बढ़िया से पौधों की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। ठीक है, विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित है। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्साहित हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ एक नोटबुक, पेन और पानी की बोतल जरूर लेके चलें। ठीक है, जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करें, उनका अवलोकन करें। मणिराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को सुने भी। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधों देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षी, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियाँ, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदर का भी अवलोकन करने को बोलते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं तथा रघु और मणिराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव, चहचहाहट, वर्ड याद रखेंगे, कलरव क्या है, चहचहाहट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मणिराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मणिराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान उपस्थित विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए और इन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब अगला है हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। क्रियाकलाप आगे खोजें और अंकित करें। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान, पार्क या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीट, पक्षी और अन्य जंतुओं का अवलोकन कीजिए। ठीक है, साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा, तेज हवा आदि का भी अंकित करें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों, फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना लीजिए। थोड़ा और जूम कर लेते। ठीक है, प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती भी न तोड़ें। ठीक है, विभिन्न पौधों में तने, पत्ती, फूल और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकन को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें और अपने लिए चित्र 2.1 और तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे ये घास है, देखे ही होंगे, ये तुलसी हर किसी के घर में उपलब्ध होता है। गुड़हल, गाँव में गुड़हल को अड़हुल बोलते हैं हम लोग वैसे, लेकिन यहाँ किताबी भाषा में से गुड़हल का फूल बोला जाता है। हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन कीजिए। सामान्य घास, ये जो है घास,
ये कोमल होता है और पतला बहुत ही, तना बहुत ही पतला होता है, ठीक है। तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है, ठीक है, देख रह सकते हैं। यहाँ से भी निकला है, यहाँ से भी निकला है, यहाँ से भी निकला है, यहाँ अलग, यहाँ, तो इसी चीज़ को यहाँ बोला है। तने के भिन्न भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। इसी प्रकार से तुलसी कठोर और पतला होता है, गुड़हल कठोर होता है, नीम कठोर और मोटा होता है। नीम का पेड़ मोटा होता है, देखे होंगे। आगे पढ़ते हैं। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया उनमें क्या समांतर है, क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं पाई गई। आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती है। लंबा अथवा मोटा, कठोर अथवा कोमल तना, इस चीज़ को हाईलाइट करके पढ़ते हैं, ठीक है। लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना, विभिन्न आकृतियों की पत्तियों और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता, ठीक है। अब सैर के समय देखे गए अथवा उनके पूर्व अनुभव के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए तथा आपके लिए यहाँ कुछ पर उदाहरण दिए गए हैं, वैसे उदाहरण भी दिया गया है। देखिए, जंतुओं के नाम, कौवा, उनके रहने का स्थान कहाँ रहता है, भोजन, गति के प्रकार और अन्य कोई अवलोकन और विशेषता। देखिए, जैसे कौवा है, इस कहाँ रहता है, वृक्ष पे रहता है। भोजन क्या करता है, कीट करता है। गति का प्रकार क्या है, उड़ना और चलना, ठीक है। अब चोंच में टहनी लेते हुए रहता है। इसी प्रकार चींटी मिट्टी एवं बीलों में रहती है। पत्तियां बीज और कीट खाती हैं। 6 पाद होते हैं, पैर। तालिका 2.2 में आपने जिन वस्तुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें एक समानता और भिन्नता पाई है। आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं और कुछ वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्ष पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती है तथा मेढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकार में भी विविधता है। आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र एक नोटबुक में बनाइए अथवा आपके पास एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। विद्यालय में आते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विभिन्न प्रकार के पौधों, जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधों अथवा जंतु का नाम जोड़े जिसमें आपने पहली का तालिका 1 और 2 में नहीं किया है। इसकी महत्व को समझते हैं। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड, श्याम पट्ट पे बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपका क्या विचार है, ठीक है। अब तो डिजिटल बोर्ड वैसे आ गया है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पर विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का कितने चित्र बनाए गए हैं। क्या आप सोचते हैं श्याम पट्ट पर चित्र किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग है। किसी क्षेत्र पर जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। इस चीज़ को हाईलाइट करके देख लेंगे। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग है। कहाँ पर रहते हैं। हाँ, क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जिससे इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होता है। देखिए, पौधे और जंतु के समूह कैसे बनाएं। आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूह में कैसे व्यवस्थित करते हैं। क्या उन्हें समूह व्यवस्थित करने से आपको अपने वस्तु को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी। आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे, जंतु विद्यमान हैं जिनके विषय पर हमने अनुभव 2.1 में सीखा।
हम अपनी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें समूह बना सकते हैं, उनके समूह बना सकते हैं। आइए समूह कैसे बनाते हैं। विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्र, चार्ट और अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा को 5-6 विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तालिका 2.1 और 2.2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। एक समान विशेषता के आधार पर उनके समूह बनाइए। उनके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूह के आधार पर कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उस पर चर्चा कीजिए। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या है? हो सकता है विभिन्न समूहों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषता का चुनाव किया है। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाइयों को समूह बनाने के लिए रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार बनाया है। ये उनके सोचने पर निर्भर करता है। फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, कठोर या कोमल तना के आधार पर, खान पान के स्वभाव के आधार पर और रहने के आधार पर। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं और कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उसकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में अधिक जान गए होंगे पिछले कक्षा में। चलिए समूह कैसे बनाएं। आपने देखा कि पौधों में तने, पत्तियां, फूल इत्यादि संबंधित विशेषताओं में भिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधे के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग और आकार और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। आपने पिछली क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपर्युक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया है। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषता का अधिक विस्तार से अध्ययन कर और इस आधार पर उनको समूह बनाएं। आइए कुछ रोचक अवलोकन के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाइयों को ध्यानपूर्वक देखिए। वे सभी पौधे आपसे छोटे हैं या आपके बराबर की ऊंचाई है अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं। तने का रंग भूरा है या हरा। साथ ही उनके तने को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का भी प्रयास करें कि आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है। ध्यान रखें कि यह टूटे नहीं। यह भी देखें कि तने की शाखाएं कहाँ से निकलती है, वह भूमि के निकट से निकलती है या फिर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थान से भरें। आगे भी कुछ उदाहरण दिया गया है, ये सब उदाहरण देख सकते हैं। ऊंचाई और तने की आकृति के आधार पर पौधों का समूह। पौधों का नाम, ऊंचाई, तने की आकृति, शाखा। आम ऊंचा होता है, भूरा होता है, कठोर होता है, मोटा होता है, ठीक है। तने ऊंचाई पर होता है, बिल्कुल। इसी प्रकार से गुलाब और टमाटर का देख सकते हैं। देखिए वृक्ष, आपको शाख, झाड़ियाँ और वृक्षों के बीच अंतर दिखाई दिया? यही अंतर दिखाने के लिए तभी से उदाहरण दे रहा था। शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष। पढ़ते हैं आगे। तालिका 2.3 में दिए गए जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं, इस बात को आगे पढ़ते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा उनके तने मोटे और कठोर और भूमि से काष्ठीय लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ करती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। इस बात को फिर से एक बार पढ़ लेंगे। कुछ तने बहुत ऊंचाई पर होते हैं और मोटे, भूरे और काष्ठीय होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण देख सकते हैं। आम,
जैसे ये, ठीक है। देखिए झाड़ी, अब झाड़ी को पढ़ेंगे, और ये शाख है, यहाँ झाड़ी है। पहले पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचाई पर ऊंची नहीं होती। प्रायः इन प्रकार के पौधों में अनेक भूरे रंग के लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये कठोर तने होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं जो भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये कठोर तने होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधे को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल और हरे होते हैं, उन्हें शाक कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं टमाटर का पौधा। कुछ पौधे के तने दुर्बल होते हैं और उनके ऊपर चढ़ने पर और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, जिन्हें आरोही लता कहते हैं, क्लाइंबर कहा जाता है। वर्ड याद कर लेंगे, क्या कहा जाता है, हाईलाइट करके इसको देख लें। आरोही लता, क्लाइंबर कहा जाता है, ठीक है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, इन्हें विसर्पी लता, क्रीपर कहते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं, यानी कि क्रीपर, ठीक है। ऐसी कौन सी अन्य विशेषता हो सकती है जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियां को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता पाई जाती है? इसकी संरचना देखें, इसकी संरचना देखें, इसकी संरचना देखें। देखिए जालिका स्वरूप सिरा विन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती, समांतर सिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती, समांतर सिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती। सारी विभिन्न प्रकार के सिरा विन्यास को प्रदर्शित करने वाली पत्तियां हैं। आप पेन थोड़ा सा छोटा। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं, ठीक है। ये जो होती है ये पतली रेखा, ये सब सिराएं होती हैं। सिराएं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहते हैं। जितना भी पैटर्न था, ये पूरा सिरा विन्यास होता है, ठीक है। दिए गए पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर दिखाई दिया? आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां इसकी सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है तथा देख सकते हैं कुछ पत्तियों में सिरा विन्यास समांतर चलती है। देखिए समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर सिरा विन्यास को प्रदर्शित करती हैं। आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले सिरा विन्यास के आधार पर पौधों का समूह बनाया जा सकता है? आइए पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और क्या सभी पौधे में जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? आप किसी खुले मैदान में जाइए जहां जंगली शाक और घास उग रहे हैं। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाकों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना
कुछ विभिन्न प्रकार के शाकों को सावधानीपूर्वक खोदकर बाहर निकालें। शाकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाक लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। जड़, ये भी जड़ है। सरसों के पौधों में मूसला जड़ तंत्र, सामान्य घास के पौधों में सकरा रेशेदार जड़ तंत्र। मूसला और रेशेदार। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानता है, क्या भिन्नताएं हैं? चित्र 2.5 और 2.5 ख में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं? चित्र 2.5 में सरसों के पौधों की जड़ों का ध्यान से अवलोकन कीजिए। इस पौधों की जड़ में एक मुख्य जड़ है जो छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधों का उदाहरण गुड़हल है, जिसे क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया। चित्र 2.5 ख में दिखाया गया कि पौधों एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधों की जड़ें सामान्य माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती है और जो तने के आधार से निकलती है। ऐसी जड़ों को झकरा जड़ और रेशेदार जड़ कहते हैं, याद रखेंगे। देखिए, इस पौधों की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती है जो तने के आधार से निकलती है। ऐसी जड़ों को झकरा जड़ और रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में ऐसी कोई घास सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इनकी जड़ें किस प्रकार की होती है? क्या आप किसी पौधे की पत्ती में शिराविन्यास के प्रकार और उनकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध है? पता लगाते हैं। आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। आपके विद्यालय की नर्सरी, पौधाघर अथवा किसी अन्य नर्सरी के 5 सामान्य पौधों को एकत्रित करें और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास, गेंदा, सदाबहार और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। आप उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिराविन्यास का अवलोकन करें। अपने अवलोकन को तालिका 2.4 में अंकित करें। लेमन घास, समांतर, झगड़ा, इसी तरह से सारे में अंकित करना है। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधे मूसला जड़ों और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होते हैं। यह जानने की कोशिश करें क्या जालिका स्वरूपी शिराविन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूसला जड़ होती है। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में झकरा जड़, पत्तियों में समांतर विन्यास होता है। ठीक है, क्या था फिर से पढ़ेंगे। जालिका रूपी शिराविन्यास वाले पौधे में मूसला जड़ें होती हैं क्या? दूसरी ओर लेमन घास वाले पौधे में झकरा जड़ और समांतर पौधे में शिराविन्यास होती है। सॉरी, ठीक है। क्या अन्य पौधे जिनमें समांतर शिराविन्यास होती है उनमें भी झकरा जड़ होती है? सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मूसला जड़ होती है, जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होती है इसमें झकरा जड़ होती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है जिसे याद कर लेंगे या ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या है, जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मूसल जड़ होते हैं, जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें झकरा जड़ होते हैं। चने के पौधे मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास का एक उदाहरण है। गेहूं के पौधे झकरा जड़ और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास का उदाहरण है। क्या किसी पौधे के बीज जड़ के प्रकार और पत्तियों के शिराविन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं?
आइए इसकी तुलना करते हैं। चने और मक्के के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगोएं। चने के बीज का आवरण हटा बीज की संरचना को देखें। अब चने और मक्के के बीज की संरचना का अवलोकन करें, क्या वे समान है अथवा भिन्न है। एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज चना। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त हैं। प्रत्येक भाग को बीजपत्र कहते हैं, कॉटिलीडन कहते हैं। जिस पौधों के बीज में 2 बीजपत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है, ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री कहा जाता है। इस चीज को फिर से पढ़ेंगे, क्या कि ये महत्वपूर्ण है। चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक भाग को बीजपत्र कहते हैं। देखिए ये चना है, ये और ये 2 भाग में विभक्त है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों को बीजपत्र कहते हैं। ठीक है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीज होते हैं उसे द्विबीजपत्री कहा जाता है। जैसे चना है, यह द्विबीजपत्री बीज बोला जाएगा इसको। और मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है, ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री पौधा कहा जाता है, यानी एक बीजपत्री बीज कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के शिराविन्यास, जड़ों के प्रकार, बीजों के बीजपत्र की संख्या में परस्पर संबंध देखते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और झकरा जड़तंत्र होता है। ठीक। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं के समूह के बनाने में समझते हैं। पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इनके विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग आज समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले की क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। थोड़ी गति को बढ़ाने के बाद आइए पता लगाते हैं। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। संभवतः यह भी देखा कि अन्य जंतु किस प्रकार और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतु में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। अनेक जीव जंतु को दिखाया गया। आप इस चित्र में स्वयं देख सकते हैं। अन्य जीव जंतु को जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं के पोस्टर बना सकते हैं किस अंक पर। ठीक है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और चलने का उपयोग भी किया। देखिए जंतुओं की गति और गति के लिए उपयुक्त शरीर का अंग। देखिए चींटी टांग होता है, रेंगती है। बकरी चलना और कूदना टांगे से। कबूतर उड़ना पंख से। मंकी चलना और उड़ना पैर और पंख से। ठीक है। मछली पख से। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं, फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर दूसरे अंग हो सकते हैं। इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए उपयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उसकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन अनेक जंतुएं विभिन्न आकार, संरचना, रंग और अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होती है। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति जंतुओं के समूह बनाना उसकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जानकी अम्माल
एक भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति शास्त्री थे जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत भी की। इनकी सफलता की कहानी, यह केरल के पालक्कड़ के जनपद में एक जंगल की वनस्पति कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उनकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुरा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार, अंत में न्यायालय में याचिका और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। विभिन्न परिवेश में पौधों और जंतु, संभवतः अपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु विभिन्न परिवेश में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया है। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है, जल में गति करने के लिए उनके पास धरारेखित स्ट्रीमलाइंड शरीर और पख फिन होते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार और आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होती है। देखिए पख क्या होता है, ये दोनों, ये और ये दोनों पख है। मछली अपने पखों की सहायता से तैरती है, बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। ऑब्वियसली बात है। तुलना और विश्लेषण करते हैं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाई जिन्हें आपके सहपाठियों के स्थान पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप भी अपना उदाहरण जोड़ सकते हैं। ऊंट है, देवदार वृक्ष, मछली, शेर। आगे पढ़ते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपका क्या अवलोकन है? इस अवलोकन पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतु से भिन्न होती है। देखिए ये पौधा, ये हम लोग के गांव में भी पाया जाता है हर जगह। मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे, नागफनी का पौधा है। पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार के वृक्ष देख सकते हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालय क्षेत्र में देवदार वृक्षों को देखा था। साथ ही उसने यह भी बताया कि वृक्ष शंक्वाकार होते हैं। देवदार शंक्वाकार है, इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती है। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्र की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध होता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडी होती है। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधों जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंडी वाली परिस्थिति में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं। उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों का सहन करने में भी पौधों की सहायता करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया हिमपात होता है। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने की कुछ पौधों की बनावट ऐसी होती है उनमें बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखा आसानी से ऐसे करने में सक्षम बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत ही अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल की ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल की ऊंट, देखिए इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? इसके खुर। राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाले ऊंट, लद्दाख में ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊंट। गर्म मरुस्थल में ऊंट के पैर लंबे होते हैं और चौड़े खुर होते हैं।
एलेक्स ने साझा किया कि उनकी दादी ने बताया कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल के रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँट की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी मरुस्थल में क्षेत्र आसानी से चलने में सहायता करता है, सक्षम बनाता है। मरुस्थलीय परिस्थिति में भोजन सहायता से उपलब्ध नहीं होता है। ऊँट अपने कुबर में भोजन संचित करता है। गर्म मरुस्थलों के ऊँटों में एक कुबर होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायता करता है। ठंडे मरुस्थल के ऊँटों में 2 कुबर होते हैं। ये दोनों कुबर सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उन समय उन्हें कुबरों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। चित्र में जैसा कि देख रहे हैं। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना आरंभ किया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, उनका गोबर सूखा होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता है। क्योंकि ऊँट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए बिना जल पिए वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखे खूबसूरत लाल पौधे बुरांश के विषय में बताया। उन्हें बताया कि बुरांश की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उनके पास पहाड़ों में बुरांश के लंबे पौधे हैं, इसलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांश के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकती है। सागर अपने सहपाठियों को बताते हैं कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहाँ उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियों का धरारेखीय शरीर उनके लिए जल में तैरना आसान बनाता है। देखिए, यही है नीलगिरी में बुरांश और यही है सिक्किम में बुरांश, दोनों में अंतर। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विशिष्ट विशेषताएं होती है जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं के किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वह मरुस्थल जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र और महासागर है। ऊँट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है। बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल और वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। ऐसे कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रहते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए वैज्ञानिक से परिचय कर लेते हैं। सालिम अली 1987, इसने पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की, उनके यात्रा मार्ग और आवासों को भी प्रलेखित किया। उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया तथा उन क्षेत्रों को संरक्षण के उपाय लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य मंड्या कर्नाटक में ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष भी कहा जाता है, वर्डमैन ऑफ इंडिया। उनके योगदान के लिए 1776 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इसे। आप किन किन भिन्न विधियों से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? यह विधि यह होगा जो थल पर रहते हैं उन्हें, और जो जल में रहते हैं उनका समूह बनाया जा सकता है। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के उदाहरण। जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियाँ, महासागर जलीय आवास के उदाहरण हैं। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल में भी रहते हैं, जिसे उभयचर जंतु कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो गया है क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास न मिले तो क्या होगा? क्या मछली जल के बिना जीवित रह सकती है? अपने माता पिता, दादा दादी, पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते थे लेकिन अब वे
दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। क्या आप जानते हैं भारत में बंगाल बाघ, चीता, गोंडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजना आरंभ की है। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना आरंभ किया। चीता की संरक्षण पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास योजना प्रारंभ किया। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे गोंडावन के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। बंगाल चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन वह अबाधित वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है, जिसका संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और यहाँ किसी को भी किसी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ को काटने या क्षेत्र को क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। आप अपने क्षेत्र में पवित्र उपवन के विषय में पता लगाइए। हमें अपने ग्रह को जीवन के परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करने की आवश्यकता, ताकि पेड़ पौधे जंतु बचा रहे, फल फूलते रहे। इम्पोर्टेंट शब्द सब है: जालिकारूपी, पवित्र वन, झाड़ियाँ, मूसलाधार, थलीय वृक्ष, शिलान्यास। ठीक है, सारांश पढ़ना इम्पोर्टेंट है। किसी भी बुक को अगर पढ़ते हैं तो सारांश उसका सारांश जरूर पढ़ा कीजिए। हम विभिन्न प्रकार के पौधों और जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं। पौधों और जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का भाग है। ठीक है, पौधों और जंतुओं के समूह उनके बीच समानता और भिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियां इत्यादि संबंधित विशेषताओं के आधार पर समानता और भिन्नताएं होती है। पौधों और जंतुओं को उनकी समान विशेषता के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के विधि को समूहन कहते हैं। पौधों की उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार, शाखाओं के पैटर्न के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। पौधों के उनके बीज में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। एक बीजपत्री पौधे सामान्यतः अपनी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास प्रदर्शित करते हैं। उनके झकरा जड़ें पाई जाती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में मुख्यतः जालिका रूपी शिराविन्यास प्रदर्शित होता है। इनमें मूसला जड़ें पाई जाती है। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। गति के प्रकार के आधार पर उन्हें समूह बनाए जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्र की जैव विविधता विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। पौधों और जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने के लिए विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूलन कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उनको आवास कहते हैं। आवास के आधार पर जंतु और पौधों को थलीय और जलीय के रूप में समूह बना सकते हैं। आवास की क्षति से जैव विविधता की हानि होती है, क्योंकि पौधे और जंतु अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित होते हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पेड़ पौधे, जीव जंतु रह सके, फले फूलते रहें। आइए और अधिक सीखें। एक मिनट। ये पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट। एक भारतीय वैज्ञानिक अन्य जीव विज्ञानी के बारे में पढ़े जो भारत की जैव विविधता के लिए संरक्षित। भारत में जैव विविधता के प्रति दिव्या मोदप्पा, उषा लचुंगा,
गजाला शहाबुद्दीन नंदिनी बलिया विद्या थोपा कर्नाटक के योगदान के बारे में पता कीजिए। ये तो बाद की बात है। अपने परिवार और पड़ोस के वृद्धजनों से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के ऐसे पौधों और जंतुओं के विषय की जानकारी प्राप्त करें जिन्हें वे वर्तमान में देख सकते हैं परंतु पहले नहीं देखते थे, अथवा अब पहले वे देखते थे पर अब नहीं दिखते हैं। अब इन पौधों और जंतुओं का रेखाचित्र कीजिए। ये ठीक है, ये सब चीज़ तो चलिए भाई 45 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, जो जो महत्वपूर्ण चीज़ थी उसको हमने बताया है। आइए और अधिक सीखें। इसको हमने इसीलिए स्किप किया है कि ये आप नॉर्मली जो यूज होता है वो है, वैसे कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें को ऊपर हमने बता ही दिया है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं, एग्जाम्पलर बना सकते हैं। एग्जाम्पलर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अपना नोटबुक बना लीजिए, ठीक रहेगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं तीसरा अध्याय लेके।